राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल आप देख रहे हैं। पुष्कर दादा हैं, अवनीश भाई हैं और संदीप भाई हैं। संदीप भाई यात्रा में है और यात्रा के बीच में हमसे जुड़े हैं। सभी भाइयों का राम राम। राम राम सर। राम राम भैया, राम राम बाबा जी। पुष्कर दादा से ही शुरू कर लेता हूं। दादा, हमारे सबके प्रिय राहुल जी जर्मनी यात्रा पे गए थे। मैंने सुना है वहां बहुत विशाल रैली हुई है उनकी, कई लाख आदमी आए थे और वहां पे उन्होंने एक स्कूल की कैंटीन में उनको संबोधित, एक हॉल था, हॉल में संबोधित किया और बोल रहे थे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और इससे पूरा विश्व जो है वो खतरे में है। तो पूरे विश्व को मिलके भारत का लोकतंत्र बचाना चाहिए। कुछ ग्लोबल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। तो सर, ये तो सरेआम न्योता दे रहे हैं कि आइए और हमारा लोकतंत्र आप लोग बचाइए, क्योंकि ये तो पहले कह चुके हैं कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। तो सर, न्योता दे रहे हैं पूरे ये लोकतंत्र को। ये बेसिकली जो है भारत के इतिहास में बार बार ये देखा गया है कि बाहर से लोगों को जो है घर के लोगों ने ही दावत दी और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग जो है शताब्दियों तक गुलाम रहे। तो राहुल गांधी जो है बेसिकली ये देशद्रोह कर रहे हैं। ये देशद्रोह ही कहा जाता है जब किसी बाहर की शक्तियों को आप भारत की व्यवस्थाओं में सीधा सीधा दखल देने और उसको जो है बदलने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी का ये मूव जो है ये बेसिकली एक डेस्परेट मूव है, आखिरी उनकी आशा की कड़ी है, क्योंकि वो पहले ही मान चुके हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद से ही कि वो लोकतांत्रिक तरीके से भारत में जो है सत्ता में नहीं आ सकते हैं। उनको जो है मोहम्मद यूनुस बनना है। जिस तरीके से जो है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को डीप स्टेट ने बैठा दिया था, जिसमें उनके जो रेडिकल एलिमेंट था, इस्लामिक का जमात अमात सब लोग मिला के, तो बेसिकली जो जर्मनी में आकर उन्होंने गुहार लगाई है और ये बताया है कि भारत का लोकतंत्र नहीं, ये ग्लोबल लोकतंत्र है और भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो जिससे जो है वैश्विक लोकतंत्र में खतरा आता है। इसलिए वैश्विक लोकतंत्र को बचाना जिम्मेदारी विश्व की है और उसके मतलब ये है जब वैश्विक लोकतंत्र बचाया जाएगा तो भारत का बचेगा। तो और मैं सबसे श्रेष्ठ दास हूँ जो आपके चरणों को जो है दिल्ली की प्रधानमंत्री की चेयर पर रखकर जो है मैं शासन करूंगा। ये देशद्रोह है, सीधा सीधा है। इसमें मैं बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात है कि इस पे अभी तक जो है किसी ने कोई इस तरह का डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं इसको सुप्रीम कोर्ट पे इसको लिया गया, क्योंकि ये मैं इसको कहीं और किसी तरीके से किसी एंगल से इसको देख न सकता हूँ, न समझ सकता हूँ कि भारत का कोई एक राष्ट्र, वो भी एलओपी नेता प्रतिपक्ष, वो बाहर में बैठ के जा रहा है और अपने ही जिस जिस संसद का ये नेता प्रतिपक्ष है उसी संसद को की गरिमा को ना सिर्फ ये तार तार कर रहा है, बल्कि उसकी जो है अस्मिता के संग बलात्कार सार्वजनिक रूप से कर रहा है। तो मैं तो जो हूँ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों नहीं इसको लेके जो है सरकार की तरफ से कुछ हुआ। सरकार अपना कुछ सोचती होगी, मैं नहीं कह सकता, जी लेकिन जब सरकार नहीं कह रही तो ये हमारा आपका तो कर्तव्य बनता ही है कि वो जी देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है। और इसको जो है सरेआम जो एक देशद्रोही को जो है सजा मिलनी चाहिए, वो जो है भारत की जनता को देना चाहिए। जिस जन जी की ये बात करता है, जिसके सहारे इसके ख्वाब है, जो बार बार इसके ख्वाब टूटे हैं और अब इस हताशा में पहुंच गया कि अब लगता है कि विदेश का जनजी इसको चाहिए। जी ही रियली डिजायर दैट। और जिस जी तरीके से जो परिकल्पना आपके कांग्रेस की तरफ से आ रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी की छाती से दूध गिर रहा है भारतीय लोकतंत्र को लेके, उसी तरीके की उनकी बहन जो है प्रियंका, उनको हिंदुओं को लेके जो है उनकी छाती में दूध छिलक पड़ रहा है। जो लोग जो है खुले आम हिंदुओं को गाली देना और उसको जो है बार बार
उसके उसके सनातनी प्रतीकों सबका अपमान करने में अपनी शान समझते हैं और खुलेआम भारत के उस वर्ग को जो है भारत के संविधान की ही तिलांजलि देना चाहता हो उसके साथ खड़े होते हैं। आज उधर बांग्लादेश के हिंदू पे जो है आ रहा है, जी बड़ी चिंता हो रही है। ये बेसिकली दोनों ही जो है, चाहे राहुल गांधी जर्मनी में बैठ के कर रहा हो, ये दिल्ली में बैठ के प्रियंका, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भारत फंस जाए किसी युद्ध में या बांग्लादेश में, तो जो इनके पास जो इनकी इनकी सेना है, जो इनके लिए खड़ा होता है, जो रोहिंग्या है, अवैध बांग्लादेशी है, या रेडिकल इस्लाम है, या कट्टर ईसाई है, ये जितने वो सारे एलिमेंट जिन्हें मोदी या भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व से परेशानी है, वो जो है एक आखिरी प्रयास के तरीके से वो जो है सड़क पे आए और वो उत्पाद मच जाए। क्योंकि जब भारत जो है किसी युद्ध में फंसा होगा, उस वक्त ही श्रेष्ठ समय होगा इन गद्दारों के लिए कि भारत में कुछ करें। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह का कुछ नहीं कर पाएंगे वो। और जिस तरीके से जो भाषा का जो अब मैंने उसको पूरा सुना है, जिस तरीके जी से वो जी अंग्रेजी में टुकड़े-टुकड़े में जो है बोल रहा था, उसको अच्छी कोचिंग दी गई थी। उसके बाद भी जो है एक थर्ड क्लास ओरेटर के तरीके से, मतलब वो मुझसे भी खराब ओरेटर है राहुल गांधी। इतनी गंभीर बातों पे जहाँ पर जो है वो एक वैश्विक पटल पे सार्वजनिक तौर पे भारत पे विदेशी हमलावरों को आमंत्रित कर रहा है। इससे कम मैं इसको जो है नहीं आंकता हूँ। जी। मैं जरा संदीप भाई को चर्चा में ले लूं, क्योंकि यात्रा में अभी बहुत अच्छा नेटवर्क है, पता नहीं आगे खराब ना हो जाए। संदीप भाई, सर सर प्रणाम। इसने कहा कि इससे पूछा गया कि भैया कर्नाटक तेलंगाना में जीते थे, बाद में क्या हो गया, तो इसने बोला नहीं, हरियाणा में तो हम जीते थे, वो तो वोट चोरी हो गई। और अब कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र और भारत की सारी संस्थाएं जो हैं उन पे उनको रूलिंग पार्टी ने कब्जा कर लिया और आप ही लोग बचाएंगे। जी सर ये तो सरेआम डीप स्टेट को न्योता है, जर्मनी में बैठ के ये बात करना कि आप ही बचाएंगे। बाबा जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। अगर ये चुनाव हारता है, जैसे हम लोग कहते हैं अरे ये कांग्रेस पे ध्यान क्यों नहीं देता, ये चुनाव क्यों हार जा रहा है, बिहार में हार रहा है, गोवा में हार रहा है, महाराष्ट्र में अभी नगर निकाय चुनाव हारा, ये हारना भी इसका फायदेमंद है। इसकी चित भी मेरी पट भी मेरी। जीते तो नुकसान करेंगे भारत का, जैसे इसकी माँ करती थी 2004 से 14 के बीच में, ये इसके पूरे खानदान ने कर रखा है 47 से अभी तक। और उसके बाद अगर हारता है तो बहाना है कि भैया वहां तो हमको कोई जीतने नहीं दे रहा है। कोई ये नहीं बात करता कि तुम्हारे रीजंस क्या है हारने के, जनता हमसे कनेक्ट क्यों नहीं करती। लोकतंत्र का जो ये लोकतंत्र बतियाता रहता है, ये कोई इससे ये कुछ नहीं पूछता या ये क्यों नहीं बताता कि भाई जो सबसे बड़ा कारण होता है लोकतंत्र में किसी नेता के जीतने का, कि जनता से तुम्हारा कनेक्ट क्या है। अच्छा, इसी बात पर लोग कह रहे हैं कि ये देशद्रोह कर रहा है। भास्कर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भारत का नागरिक है, भारत का पासपोर्ट लेके घूम रहा है तो देशद्रोह कर रहा है। और क्या ये अपने मन में देशद्रोह कर रहा है? क्या इस अपने मन में ये भारत को देश मानता है? बिल्कुल नहीं। जैसे अंग्रेज आए थे, भारत को रूल कर रहे थे, तो उनकी भी हम महिलाएं नहीं थी, उनके कुछ बच्चे पैदा हो गए थे, कुछ एंग्लो इंडियन हो गए थे। क्या वो भारत को ना मानते थे? 47 में तो चले गए ना सब लूट के। इसकी माँ अगर देश में आ गई है इंडिया में, तो क्या ये खुद को इस देश का मानता है? नहीं। क्या जब पुर्तगाल के लोग ब्राजील गए, वहां पे लूटा, कोलंबस और ये वास्को डा गामा वगैरह ने, सबने जो बैठ के लूटा है पूरा दुनिया, तो अगर उनके बच्चे वहां पैदा हो गए थे, गोवा में 400 साल रहे मिशनरीज पुर्तगाल वाले, तो क्या उनके बच्चे उस देश को अपना मानते थे या सिर्फ लूट के चले जाते थे? ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। भारत एक सभ्यताओं को मिटाने के अलावा किया क्या है? अगर हम इसको ये देखेंगे कि भारतीय नागरिक है, नॉर्मल पॉलिटिक्स कर रहा है, चुनाव जीतेगा, सांसद बनेगा, नहीं। इनका इतिहास देखना पड़ेगा कि इन्होंने आज तक किया क्या है। नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने, सोनिया ने भारत की सभ्यताओं को मिटाने के लिए सेकुलरिज्म, सोशलिज्म सब दिया। यहाँ किन शक्तियों को मजबूत किया? ये मुसलमान वोट बैंक के साथ। मुसलमान वोट बैंक किसका साथ क्यों देता है? मुसलमान वोट बैंक जो भारत में पॉलिटिकल इस्लाम है, वो भारत के साथ क्या करना चाहता है? वही जो उसने 1000 साल किया।
भारत को नष्ट करना है, बांग्लादेश बनाना है, इस्लामिक बनाना है। तो वो अगर मुसलमान वोट बैंक इसके पीछे खड़ा है देश में रहकर पूरी मजबूती से, तो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या है ये लोग? कोई भारत का भला थोड़ी चाहते हैं। मुसलमान वोट बैंक ने कौन सा ऐसा नेता दे दिया है जिसने भारत का भला किया हो या किसी प्रदेश का भला किया हो? माफिया राज दिया, गुंडा राज दिया, जंगल राज दिया, कश्मीरी हिंदुओं का हत्या दिया, जहां रहे वहां दंगा किया। गुजरात में भी प्री मोदी एरा में दंगे ही होते थे। तो संभल में, यूपी में क्या किया? तो ये लोग उसी श्रृंखला की कड़ी हैं जो 1000 साल से भारत पर आ रही हैं, आक्रमण कर रही हैं। ब्रिटिशर्स आए थे, थोड़ा और स्मार्ट हो गए। अब ये अमेरिका का क्या है, ये 47 के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका ने काम करना शुरू कर दिया। अब क्या है ना, क्रिश्चियनिटी के मारे कंट्रोल करना। देखिए, क्रिश्चियनिटी भी एक बहाना था कि हाँ, इसके माध्यम से हम देशों को कंट्रोल करेंगे, पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन कंपनीज आ गई, कॉर्पोरेट्स आ गए, दुनिया की तमाम इन्वेस्टमेंट करने लगे, कैपिटल के थ्रू कंट्रोल करने लगे। तो क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे पीछे छूट गई अमेरिका की। करना तो कंट्रोल ही है, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो। करना भारत को कंट्रोल है, सभ्यता मिटानी है, साउथ कोरिया बनाना है कि तुमको रईस बनाएंगे लेकिन तुमको अपना पूरा देश जो है सारा धर्म और सब छोड़ देना होगा, तुमको क्रिश्चियन बन जाना होगा, जो साउथ कोरिया के साथ किया है, अफ्रीका के साथ किया है। यूरोप का पूरा रिचनेस आती कहां से है? जर्मनी है, मतलब क्या है उसका साइज और क्या है पॉपुलेशन, 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं होगी और भारत की इकोनॉमी के बराबर इकोनॉमी है। ये कौन सा स्कैम चल रहा है? किसकी लूट के तुम बन रहे हो? फ्रांस दुनिया का सबसे दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। इसके फ्रांस के बगल में कौन से देश है जिससे उसकी लड़ाई हो रही है कि उतनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वेपन्स की? किसके लिए कर रहा है? दुनिया में कर रहा है तो वॉर्स हो रही है तो दुनिया को दे रहा है। दुनिया को लूट के इन लोगों ने अपनी रिचेस बनाई है। अब क्या है, भारत ये अलाउ नहीं करने देना चाह रहा, इसलिए बाहर वालों को इन्वाइट कर रहा है। ये बाहर वालों को इसलिए इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि उनका सहयोगी है, उनका, उनसे इसका ज्यादा बनता है। ये ईसाई जो कह रहे हैं सर, वो बिल्कुल वही तंत्र है। की तरह संघ की तरफ प्रचार किया, प्रवास किया, क्या किया? कुछ नहीं किया ना। हेलो जी जी, आप बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। जी जी जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये हम लोग ये न समझे कि ये भारत का राजनीतिज्ञ है। ये 47 से पहले जितने आक्रांता आए हैं उसी की श्रृंखला में एक नई कड़ी है, बस पैदा यहाँ हो गया है। क्योंकि इसकी माँ, चलिए, माँ ने तो क्या किया, माँ तो बाहर से ही आई है ना, तो बाहर से आक्रांता आए थे, इसकी माँ भी आक्रांता थी, वो भी चली आई, किसी और माध्यम से आ गई, ये उसी की कड़ी है। तो हम लोग को ये बिल्कुल मान लेना चाहिए कि ये देश का नहीं है, नहीं, ये देश को अपना समझता है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू सभ्यता इस पूरे तंत्र, ईसाई तंत्र, इस्लामिक तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये हिंदू सभ्यता इनकी आंख में खटकती है। क्योंकि ये हिंदू और यहूदी, ज्यूज, क्योंकि हमारे होने से इनकी जो कहानियां सुनाते हैं, इनके दिमाग में जो आयतें उतर आती हैं या जो एक विचार चलाता है कि एक ही अल्लाह है, और उसके भाई तुम्हारे पहले से हम एग्जिस्ट कर रहे थे, तो तुम्हारी कहानी तो झूठी साबित हो गई ना। तुमसे पहले से सभ्यताएं थी, लोग थे, सब कुछ था। अचानक से इनको मरने के बाद सब कुछ पता है, क्रिश्चियंस को और इस्लामिक्स को। जन्म से पहले का कुछ नहीं पता है, मरने के बाद ये पूरी डिटेल पता है कि जन्नत मिलेगी, ये हो जाएगा, हेवन है, ये है, हेल है, लेकिन पैदा होने से पहले का कुछ नहीं पता इन लोगों को। तो ये फालतू की कहानियां सुना सुना के दूसरे के दिमाग में डाल डाल के, अभी पंजाब के साथ देखिए क्या किया है, रिलेंटलेसनेस इनका। अब एक जो हथियार मोदी जी के पास है ना, पेशेंस का, वो राहुल गांधी के पास तो है, पर अमेरिकन डीप स्टेट के पास नहीं है। ये अगले 4 साल अमेरिकन डीप स्टेट भारत के शांति के साथ, भारत के डेवलपमेंट के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसकी खुद की सारे पांव के नीचे से जमीन खींच जाएगी, जो कि लगातार हो रही है, जो दुनिया का सारा ट्रेड डॉलर से बाहर जा रहा है। तो वो इसको डेस्परेट बनाए हुए हैं, और ये अगर चुनाव जीता तो नुकसान करेगा, चुनाव हारा तो कहानी तो है ही सुनाने के लिए कि भारत में आग लगा दो। जी बाबा जी। अब मैं जरा चर्चा में अवनीश भाई को लेना चाहूंगा, पर वो उससे पहले मैं एक जरा अपील कर दूं दर्शकों से, ये भी बहुत जरूरी है। दर्शकों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी, इसका मूल्य 600 रुपया है। इस पुस्तक की विक्रय से जो भी राशि प्राप्त हो रही है उसका व्यय हम अपने आश्रम मंदिर में बनने वाली एक गौशाला और पशु
चिकित्सालय के लिए करेंगे। आप 600 रुपया में ये पुस्तक मंगा सकते हैं। ये जो सामने टिकर चल रहा है 7696409623, इस पे 600 रुपया भेज के आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं और अपना एड्रेस, फोन नंबर इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, पिन कोड साथ में लिख के, आप तक ये पुस्तक आ जाएगी। और अगर आप गौशाला में कोई सहयोग करना चाहते हैं तो ऊपर QR कोड दिया हुआ है। अब जरा मैं अवनीश भाई को जरा चर्चा में ले लूं। अवनीश भाई, ये तो तय है, ये तो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भैया लोकतांत्रिक तरीके से ये सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। तो अब तो एकमात्र तरीका है कि भारत में किसी तरह मोहम्मद यूनुस बन जाओ। मोहम्मद यूनुस का आका अमेरिका में कोई बैठा है, वो इसको बैठा दे। अब उसके लिए चाहिए नेपाल और बांग्लादेश जैसी एक क्रांति, सो कॉल्ड। उसके लिए कोई एक विषय चाहिए। तो उसका सबसे पहले कि नहीं नहीं, ये तो जो चुनाव है ये फर्जी है, जो कि इन्होंने बांग्लादेश में किया, और हमको बैठा दो, क्रांति कर दो। अभी इसने बोल दिया वहां बैठे बैठे कि हरियाणा का जो चुनाव था वो तो हम जीते थे, हम कहां हारे। और इसकी टूल किट में जो अगली आगजनी तोड़फोड़ दंगा होना है देश में, उसके लिए बहाने ढूंढ रहा है। अभी लेटेस्ट टूल किट आई है अरावली। कल मैं एक कांग्रेसी हैंडल पे देख रहा था कि 5000 ट्रैक्टर कूच कर रहे हैं अरावली को बचाने के लिए। ठीक वही किसान आंदोलन वाली पूरी दृश्यावली। अवनीश भाई, जरा आपका रिमार्क आ जाए इस पे। जी जी सर, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सभी दर्शकों को भी प्रणाम। दो नारों से शुरू करता हूं। एक है देशज का बड़ा लोकोक्ति है, और दूसरा जो है वो स्वघोषित इस पूरे गोले के क्रांतिकारी कम्युनिस्टों का नारा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नया नहीं है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्रांति बल्लू चौराहे पर निकल के, और हम तख्त बदल देंगे, ताज बदल दो, हैं बेईमानों का राज बदल दो। और दूसरा, हमारे गांव घरों की शादियां के कार्ड जब छपते हैं ना, तो एक जुमला उस पर जरा लिखा रहता है कि भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये 2024 या 6 महीने या साल भर या जब से 18 महीने पहले यूनुस आ गया है बांग्लादेश में, तभी से राहुल गांधी ये कह रहा है कि दुनिया वालों आओ भारत में लोकतंत्र बचा लो? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके कहा था ना कि मोदी को हराने में हमारी मदद करो। कौन था भाई? राहुल के ही गिरोह का है ना। अभी बर्लिन के हार्डी में 25-30 बच्चों के सामने ये शेरवानी पहन के और अपने पिता के मित्र सैम पित्रोदा की सजाई गई महफिल में जो कह रहा था। आप मुझे ये बताइए, ये बार बार ये कह रहा है, विदेशियों को बुला रहा है, कहता है अमेरिका तुम बचा लो, लोकतंत्र खतरे में है। नेह निमंत्रण इसका स्वीकार कौन कर रहा है? पहले मैं देश में आता हूं। देश में इसने कहा जंजे सड़कों पर उतर जाओ। अरुणाचल में जंजे उतर गया, और वहां का जो इंडिजिनस यूथ है वो उतरा, और उसने कहा कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या 2000 रोज हमारे यहाँ घुस रहे हैं। लड़के निकल निकल के फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लाखों की भीड़ धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे निकली, चली, अनुशासित रही, और उसने भारत के लोकतंत्र का वो स्वरूप दिखाया जो कि राष्ट्रवाद की बात करता है। उसके बाद वृंदावन में जाके वो बड़े आराम और पॉजिटिव एनर्जी के साथ समाप्त हो गया। SIR नहीं करने देंगे। SIR होगा तो सड़कों पर बंगाल में तो दंगा हो ही जाएगा। एक चींटी भी अगर निकल के दंगा कर रही हो तो मुझे अब बता दीजिए। सवाल ये होता है कि ये बार बार पुकार रहा है, नेह निमंत्रण भेज रहा है, लेकिन क्या आज हमारे अमेरिका से जब थोड़े से खटपट या तीखे या खट्टे संबंध है, ये तभी बांग लगा रहा है, तभी ये पुकार रहा है डीप स्टेट को? नहीं। 2014 में जब ये इलेक्शन हार गया और इसकी मां इलेक्शन हार गई, तो 5 साल इसको लगा कि अगले 5 साल एक झेल लेते हैं, लेकिन 19 में इसके कान खड़े हो गए। हालांकि मणिशंकर अय्यर को इसने 14 से 19 के बीच में ही लगा दिया था। पाकिस्तान तक जाके वो बोला कि मोदी को हराने में हमारी मदद करिए।
सवाल ये उठता है साहब कि ये लगातार चिल्ला रहा है, ये लगातार भारत में विदेशी इंटरवेंशन की चाह रखता है, लेकिन इसकी सुन कौन रहा है? और क्या भारत आज इस स्थिति में है कि अमेरिका इसके यहां रेजिम चेंज कराएगा? इस स्थिति में है कि बांग्लादेश करा देगा? देखिए एक चीज, चुनाव हमारे यहाँ 5-5 साल पर हुए, 3 चुनाव हो गए, तीसरे चुनाव के बाद सत्ता चल रही है नरेंद्र मोदी की। सवाल ये होता है कि ये ऐसा कर क्यों रहा है? कल ही हमारी आपकी किसी प्लेटफॉर्म पे, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बात हो रही थी, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जब आप किसी से सट्टा बयाना ले लेते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है और आपने बैंड वाले, शहनाई वाले, हलवाई सबको बयाना दे दिया। अचानक किसी वजह से आपके यहाँ शादी वो कैंसिल हो गई। बैंड वाले आते हैं, आपके दरवाजे पे बजाएंगे, बजा के कहेंगे भैया हम पूरा पैसा हमको दे दीजिए, हम लेके जाए। पैसा पकड़ चुके होते हो, तो वो इस तरह से अपना सट्टा पूरा करते हैं। ये डीप स्टेट से लिया हुआ अपना सट्टा पूरा कर रहा है। 25 लोगों के सामने, लड़कों के सामने हार्डी कॉलेज बर्लिन में कौन सी आग लगा दिया इसने? कौन सी आग इसने लगा दिया? अब लोग कहेंगे कि अगर आग नहीं लगा दिया इसने तो इतना बड़ा चर्चा का मुद्दा क्यों बना के 4 लोग बैठ के आप लोग बतिया रहे हैं? यस, हमें इसको लगातार केवल एक्सपोज करके जनता तक बताना है। मैं इस बात के पूरी तरह से सहमत हूं कि इसको लगातार इस तरह के मौके सरकार को देते रहना चाहिए। कोई देशद्रोह में इसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इसकी बिसात नहीं है कि भारत में एक रोमा उखाड़ पाए। मैं आज आपको बताऊं, इसे जितने हद तक करना है इसको लगातार करते रहने देना चाहिए। सवाल ये होता है कि न इसे विदेश में कोई पूछ रहा है। आप मुझे बताइए किस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म ने या किसी विदेशी नेता ने या किसी विदेशी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी बात को आगे प्रमोट किया है? जो भी ये कह रहा है, और ये क्या पहली बार इसने कहा है जाके हार्डी में? इसने कहा इसके पहले यूके में नहीं किया, इसने फ्रांस में नहीं किया, इसने हर जगह किया है। सवाल ये उठता है कि इसके और इसके पाले हुए चवन्नी छाप इकोसिस्टम के भाड़ों के अलावा इसे अगर कोई विदेशी ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा नेता या ऐसा कोई जिम्मेदार या ऐसा कोई डिपार्टमेंट अगर इसकी बात को दोबारा कोट कर रहा हो, इसकी बात को आगे बढ़ा रहा हो या इसका उल्लेख भी कर रहा हो किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुझे बता दीजिए। एक भी उदाहरण मैं चाहता हूं। लेकिन हाँ, हम जैसे 4 लोगों को बैठ के भारत में इसे लगातार इसकी कही बोए गए जहर को लगातार फैलाते रहना चाहिए, और नरेंद्र मोदी इसको यही मौका दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, फाड़ अपने कपड़े, ताकि ये भारत जो हम लोग भावुक जनता हैं, जिनकी हम लोग एक जुमला कहा करते हैं कि बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है पब्लिक की, नरेंद्र मोदी पब्लिक की उस शॉर्ट मेमोरी को लगातार शार्प करते जा रहे हैं। और ये अपना काम सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इसने डीप स्टेट से पैसे खाए हुए हैं, इसने विदेशी शक्तियों के ये माँ बेटा उनके पेरोल पे हैं, इसलिए इसे तो ये काम लगातार करना है। हमें एक चीज से संतुष्ट रहना चाहिए कि इसे अब तक कोई विदेश में भाव नहीं दे रहा, और दूसरा देश में 2014 से जो उंगलियों वाली ताकत है वोट के माध्यम से, वो देश में इसे भाव नहीं मिल रहा। रही बात सड़क पर उतरना, सड़क पर देश में भी ये नहीं उतार पा रहा है। और तो और इसके एलाइज, जब ये वोट चोरी कहता है तो उमर अब्दुल्ला कहता है ये उसका पर्सनल मुद्दा है, हमसे नहीं मतलब है। शरद पवार कहता है यार फालतू का मुद्दा है, हमसे नहीं मतलब। अखिलेश यादव तो वोट चोरी छोड़ चुके हैं, ममता बनर्जी वोट चोरी छोड़ चुकी हैं, एसआईआर नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे, सारे जगह एसआईआर हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कंधे से कंधा मिला के अपने बीएलएस को, मैं बताऊं बीजेपी के मुकाबले अखिलेश यादव सपा में अच्छे खासे नंबर्स, बहुत थोड़े ही पीछे हैं बीएलएस में। यानी वो उन्हें पता है कि अगर हमें ग्राउंड पर चुनाव लड़ना है तो मतदाता के जो पत्र है उनके शुद्धिकरण के बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे। इस देश में इलेक्शन ही चलेगा, न कोई यूनुस पैदा होगा। इसकी दादी एक बार पैदा होके जा चुकी है और उसकी कालिक आज तक इसके मुंह पे लगी हुई है। भारत में इसे न कोई यहां भाव दे रहा न बाहर भाव दे रहा। लेकिन हाँ, मैं कतई नहीं चाहूंगा कि इसके ऊपर देशद्रोह लगा के उसको उठा के पटक के जेल में डाल दिया जाए। बिल्कुल नहीं, इस बसंती को लगातार इसी तरह नाचने देना चाहिए। जी पुष्कर दादा, मैं पुष्कर दादा को जरा चर्चा में ले लूं। पुष्कर दादा का आ नहीं रहा है क्या? हेलो, हाँ पुष्कर दादा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कल जी दिग्विजय सिंह ने
बांग्लादेश को क्लीन चिट दे दी कि भारत सरकार, भाजपा संघ चूंकि यहां पे माइनॉरिटीज का उत्पीड़न करते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो उसकी प्रतिक्रिया में था। सर ये फिर कहेंगे, कल को कहेंगे ना कि वोट चोरी हो गई। सर बांग्लादेश में इस आतंकी आतताई घटना को क्लीन चिट जो दी है, ये राहुल गांधी की पॉलिसी है या उसको सचमुच दिग्विजय सिंह का अपना इंडिविजुअल बयान मान लिया जाए? कांग्रेस ने ये एक पॉलिसी के तहत बयान दिया है, बांग्लादेश को जो क्लीन चिट दिया है दीपू चंद्र दास की जघन्य हत्या के मामले में? बिल्कुल, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह ने जो भी बयान दिया है कि ये जो है, वो बयान जो है निश्चित रूप से कांग्रेस की एक आधिकारिक वक्तव्य माना जाना चाहिए और है भी। यदि ऐसा नहीं होता तो 24 घंटे से ऊपर हो गया दिग्विजय सिंह को ये बयान दिए हुए। कांग्रेस के किसी नेता ने अपने आप को उस बयान से अलग नहीं किया है, ना कांग्रेस ने अलग किया। फिर जो है दिग्विजय सिंह यदि ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? जब 26/11 का हुआ था तो उस वक्त जो है भगवा आतंकी की जो थ्योरी थी और उसमें किताब उस छप छपवा के सामने लाई गई थी, तो उसके तो पूरे प्रेरणा के स्रोत तो ये दिग्विजय सिंह ही है। तो दिग्विजय सिंह पहले भी करते रहे और कांग्रेस तो बिल्कुल खुल के कर ही रही है। कांग्रेस तो कहीं पे भी किसी तरीके से भी वो हिंदू वोट के, सनातन वोट की इज्जत करके तो उनसे वोट नहीं ले रही है ना। वो तो हिंदुओं के अपने डिवीजन या जिनको जो है एक भारतीय जनता पार्टी या स्वयं मोदी से जो है एक जो है ऑर्गेनिक जो घृणा है उसी को इनकैश करती है, या जो हमारे यहाँ जातियों के फॉल्ट लाइन है उसी पे वर्क करती है। वो कांग्रेस बिल्कुल किसी तरीके से जो है अपने आप को हिंदू के साथ खड़ा नहीं रखना चाहती। ये कांग्रेस जो है टोटली जो है अपना, ये राइट की ही कांग्रेस है ये भी, लेकिन ये रेडिकल इस्लाम की राइट की है और उसमें वो कुछ छुपाते भी नहीं है। इस मामले में ईमानदारी है पूरी तरीके से। जैसे दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उनको यही कहना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये चीज बराबर लगातार कहना चाहिए इन लोगों को, कांग्रेस को या कोई भी विपक्षी दल, क्योंकि ये यदि नहीं कहेंगे तो हमारे यहाँ जो है जो अभी भी तंद्रा में लोग हैं वो कैसे उनके यहाँ जो है वो संवेदनशील होंगे, वो कैसे जो कुंभकर्णी 11 साल के बाद भी आज भी सो रहे हैं, जग नहीं पा रहे हैं, आज भी उनको जो है दृष्टि भ्रम है, आज भी जो है आगे का नहीं देख पाते हैं। तो ये सब बयान जो है मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे बयान हैं। इस तरह से खूब इनको कहना चाहिए, जोर-जोर से कहना चाहिए, क्योंकि ये जो है यही जो है स्थापित तो करता है कांग्रेस क्या हो गई है या कांग्रेस तो हो क्या गई है। कांग्रेस तो पहले से ही ऐसी थी। कांग्रेस में कहीं कुछ वो नहीं है। कांग्रेस में एक पर्दा था, वो पर्दा जो है इन्होंने जो है 2004 के बाद पूरी तरीके से सोनिया गांधी के जब हाथ में आया है, तो वो पूरी तरह हट गया है। और जब आप जो है चीन से भी पैसा ले लेते हैं, अमेरिका से भी पैसा लिए हैं, आपके आपके एक-एक आपका जो है कदम, आप एक-एक वक्तव्य आपको जो है सीधे-सीधे आईएसआई और पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ जी दिखाता है। और उसपे कहीं कुछ भाई आज ये जो जर्मनी में इसने कहा है, आज से 10 साल पहले यही मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान पे जाकर में सार्वजनिक रूप से कहा था। तो कांग्रेस के बयान में कोई अंतर नहीं आया। पहले मणिशंकर जी अय्यर ने पाकिस्तान में बैठ के किया था, आज जो है कांग्रेस ने वहां पे कह रहा है। पाकिस्तान में तो 11 मैं साल पहले तो उसको तब भी जो है अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा जी काफी कुछ जो है एक ऑडियंस मिल गई थी। लेकिन पिछले मतलब 2024 के बाद से मैं लगातार देख रहा हूँ, जहां-जहां विदेश यात्रा पे गया है, जहां-जहां इसकी जो है इसकी गुमटी लगा के जो है सैम पित्रोदा ने गुमटी लगाई है, उसमें जो है 50 से ज्यादा कोई आदमी नहीं है। और कोई भी राज्य के, कोई भी उस देश का जो है बड़ा राजनयिक क्या छोटा राजनयिक भी कोई नहीं होता है। सब एनजीओ वाले होते हैं, सब ग्लोबलिस्ट प्लेटफॉर्म के होते हैं, या जो है सोरेस का जो एनजीओ है उसके होते हैं।
तो ये उन्हीं के सहारे चले रहा है, क्योंकि उनसे जो है ऑलरेडी गले तक खा चुके हैं। जी माँ तो कहीं जा पाती नहीं, माँ तो अपनी वहीं पड़ी रहती है। यही है लड़का। तो ये अपना जो है कर रहा है और करता रहेगा, और इसी तरीके से बयान जो है हिंदू विरोधी कहिए, भारत विरोधी कहिए, वो सब आते रहेंगे, क्योंकि ये करना बहुत ही अति आवश्यक है, इनके द्वारा नहीं जी करेंगे। जी जैसा अवनीश ने एक बात अच्छी कही, जिसपे गौर करने लायक है, कि ये सब जो है, ये सब बातें कह के जो है बार-बार जो भारत की जो जनता है, जिसको हर 6 महीने बाद भूल जाने की आदत होती है, या उसको जो 6 महीने बाद जो है उसको जो है वेकअप कॉल की ज़रूरत होती है। तो दिग्विजय सिंह का ये सब बयान जो है सब वेकअप कॉल है, और ये इसको हमें राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा में जो कहा उसने, वो सब मिला-जुला गेम है, स्क्रिप्ट एक ही है। जी। अवनीश भाई को क्यों, चूंकि सर कहीं किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए जाना है, तो मैं जरा इनको एक बार चर्चा में लेने। अवनीश भाई, सर स्थानीय लोकल बॉडीज के चुनाव में महाविकास अघाड़ी जो है वो महाविनाश पिछाड़ी बन गई, सुपड़ा साफ हो गया। एक साल का इनके पास टाइम था कोर्स करेक्शन के लिए। और सर एक बात बताऊं, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी, दे हैव बीन बिग पॉलिटिकल फोर्सेस इन महाराष्ट्र, स्पेशली इन लोकल बॉडी। इनके कोऑपरेटिव्स पे इनका कब्जा रहा है। इस तरीके से इनका सुपड़ा साफ होना, इसका मतलब इन्होंने पिछले एक साल में कोई भी कोर्स करेक्शन नहीं किया। और बीजेपी ने लोकसभा के सेटबैक के बाद जिस तरीके से कमबैक किया था विधानसभा में, अब उसी परफॉर्मेंस को और कंसोलिडेट किया। इससे एक सर बात मैं तो सिद्ध हो गई। सर एक मिनट, मैं एक लाइन का क्वेश्चन, मेरा असली क्वेश्चन अब आ रहा है। बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र ने जब अपनी कोर आइडियोलॉजी को धोखा दिया, अपने कोर वोटर को धोखा दिया और सत्ता के लिए मुसलमान परस्त राजनीति की गोद में जाके बैठ गए, इससे अब आगे का रास्ता क्या है? और राहुल गांधी इससे कुछ सबक लेंगे या वही वोट चोरी ही चलेगी? ठीक सर। सर देखिए, राहुल गांधी महा विकास अघाड़ी पिछाड़ी जो भी है वो बेस्ट बढ़िया परफॉर्म कैसे कर पाएगा, हम लोग इसकी चिंता करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। ना हमें ये चिंता करनी चाहिए कि कांग्रेस कोई सबक सीखेगी कि नहीं सीखेगी, फलाने 95-96 हार के बाद आखिर कांग्रेस क्यों नहीं रिवाइव कर रही है। सर कम से कम हमारे सीने में कहीं जो लाल रंग का कांग्रेस के लिए इतना बड़ा हार्ट जो है वो नहीं धड़कना चाहिए। हमारा ये काम नहीं है, ये कांग्रेस ही इकोसिस्टम करे। मैं आपको ये बताता हूँ कि शहरी निकाय चुनाव में भी अभी विधानसभा में इतना कस के धो धो के पटकने के बाद भी मतदाताओं के अंदर तना तनिक भी भावना नहीं उपजी, और लोकल बॉडी इलेक्शन में भी विपक्ष की हालत इतनी बुरी महाराष्ट्र ने क्यों की है, इसके पीछे का राज मैं खोल देता हूं क्यों किया है। साहब देखिए, बिहार ने कुछ मिथक तोड़े, 2014 में इस देश ने कुछ मिथक तोड़ा। बिहार ने हाईएस्ट टाइम जातिवाद का मिथक तोड़ दिया, क्षेत्र का तोड़ दिया, तमाम चीजों का मिथक तोड़ दिया, और उसके बाद आपको ऐसा रिजल्ट दिया। क्यों? लोग तो कहते थे कि भाई साहब दिल्ली के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। अब ये देश इस मुहाने पर आके खड़ा हो चुका है 2014 के सांस्कृतिक क्रांति के बाद कि लोकल बॉडी के इलेक्शन के मुद्दे भी राष्ट्रवाद हैं, सनातन द्रोहियों को रोकना है, हिंदुत्व को गाली देने वालों को हराना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकल बॉडी के इलेक्शन तक बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, एक ही रहेंगे और सेफ ही रहेंगे। इस बात का रस और रसायन दोनों उतर चुका है। लोकल बॉडी के इलेक्शन आपको ये बताते हैं। आने दीजिए, बिहार, ये उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव आ रहे हैं। अगले एक हफ्ते में उसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। पंचायत चुनाव में भी आप इसी तरह के भाव का उद्गार देखिएगा वोटर्स के एंड से। कारण जानते हैं क्या है सर? एक बड़ा पुराना विज्ञापन है, जब वही सफेदी वही चमकार कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों न ले, वो क्यों ले। हो क्या रहा है, सड़क नाली खड़ंजा। कई बार क्या होता है कि लोकल कारपोरेटर के चुनाव में, नगर पालिका महानगर पालिकाओं के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन अब जनता ने
राष्ट्रद्रोहियों और राष्ट्रवाद के खिलाफ, सनातन के खिलाफ राजनीति करने वालों को वार्ड में भी बर्दाश्त करने का मूड, अब नहीं करने का मूड बना लिया है। और उसे ये पता है कि ये ड्रामा वाले लोग हैं और इधर डिलीवरी वाले लोग हैं, तो हमारे ग्राम पंचायत, हमारे तालुका, हमारे टाउन एरिया, हमारे नगर निगम की सड़कें, बिजली, पथ प्रकाश भी यही करेंगे जो सनातन के प्रश्रय की राजनीति करते हैं, जो डिलीवरी की पॉलिटिक्स करते हैं, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है और जो हिंदुओं को गाली नहीं देते। तो ये एक ऐसा समुच्चय अब तैयार हो रहा है जो लोकसभा में भी काम कर रहा है, जो विधानसभाओं में भी काम कर रहा है। आपने केरल के निकाय चुनाव में भी देखा, और यहां तक कि राष्ट्र प्रथम की राजनीति करने वालों के साथ क्रिश्चियन सोसाइटी ने केरल में हाथ मिलाया है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। केरल में हरे रंग का जो माहौल है, जिन्होंने लव जिहाद, जिस क्रिश्चियन समुदाय ने सबसे पहले उठाया था कि हमारी बहन बेटियों के साथ, एक नया राजनीतिक समीकरण पूरे भारत में पैदा हो गया है अब, जिसका रसायन अब आपको लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी दिख रहा है, पंचायत में भी दिखेगा, आपको ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में भी दिखेगा। और तो और साहब, काशी तमिल संगम के असर को आप कम मत आंकिए, जरा तमिलनाडु के जमीनी राजनीति को जरा इस समय सूंघ के देखिए, और किस तरीके से राष्ट्रवाद, सनातन प्रेम और उसके साथ राज्य का विकास और डबल इंजन का कॉन्सेप्ट, ये खतरा न बिहार ने उठाया, न महाराष्ट्र ने उठाया। उसने विधानसभा, लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद शहरी, शहरी के बाद अभी बीएमसी आने दीजिए, आगे आने में पंचायत आने दीजिए, और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पर नजर बना के रखिए। आपको 27 से पहले वही महाराष्ट्र की लोकल बॉडी की महक, वही केरल वाली महक आपको वहां भी दिखाएगी, प्रचंड तरीके से दिखेगी। जी, मैं अब जरा अवनीश भाई, अगर आपको सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लेट हो रहे हैं तो प्लीज, पुष्कर जी भी लेट हो रहे हैं, हमें दोनों को 31 से 1 रिगार्डिंग करनी है। हाँ प्लीज, थैंक यू वेरी मच सर, पुष्कर दादा एंड अवनीश। मैं संदीप भाई को लेके इस चर्चा को जारी रखूंगा। तो संदीप भाई। जी सर। सर, कल पंजाब में हाँ, यशुदीप बल्ले बल्ले, यशुदीप बल्ले बल्ले, और सर सरदार जी लोग पूरे सिक्खी स्वरूप में यशुदीप बल्ले बल्ले पे ठुमक रहे थे, और एसजीपीसी बगल में खड़े होकर ताली बजा रही थी, और कांग्रेस पार्टी वहां पे उस शोभा यात्रा का पूरा, मुझे कल खबर मिली है कि कांग्रेस पार्टी ने उस पूरी शोभा यात्रा को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। जी सर, बात यह है कि जोड़ा जो है वो तो जोड़ा ही है, जो अपना घटा लिया है ना। एक वीडियो घूम रहा था जहां पर मॉल में गुरु तेग बहादुर जी का भी फोटो लगा था, शहीदी दिवस की भी किसी ने तो लगा दिया था, तो जनता को हवा ही नहीं थी, जनता वहां थी ही नहीं, जनता जो है सेंटा वो ही जा रही थी। तो ये लोग जो, जिसको कटना है सर, जिसकी पतंग टूट गई है, जिसकी डोर ही टूट गई है वो पतंग कहीं जाके गिरेगी सड़क पे, फिर उसको या तो लूटा जाता है या फाड़ा जाता है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में इनको फाड़ा गया, और ईसाइयत में इनको लूटा गया, कनाडा और बाकी जगह पे, क्योंकि सनातन की डोर तो टूट गई इनकी पूरी, और खुद तोड़े हैं बैठ के। तो क्या उम्मीद करेंगे? ये वही है ना सर, जो आपने ही पहली पोस्ट लिखी थी 7-8 साल 9 साल पहले की, ये पखवाड़ा जो है शहीदी दिवस तो माता गुजरी देवी और 4 साहिबजादों का है। यही है ना, कल 25 दिसंबर। ये वही शहीदी जोड़ मेला का यही समय है, और ये वही पीरियड चल रहा है अभी सर। 4 साहिबजादे, सर यही वो दिन थे जब माता गुजरी ने 2 छोटे साहिबजादों के साथ ठंडी बुर्ज में वो ठंडी रातें बिताई सर। इसीलिए भी तो जब मैं पहले शुरू कह रहा था, आपने कहा कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट दिया, आम आदमी पार्टी भी पूरा सपोर्ट दे रही होगी। अमरिंदर राहुल गांधी को इसीलिए नहीं पसंद थे कि वो थोड़ा सा उतना नहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी बढ़ाने में, जितना चन्नी ने किया होगा या जितना भगवंत मान कर रहा है। और मोदी जी ने क्या किया सर, वीर बाल दिवस घोषित किया ना 25 दिसंबर को। उस पर तो बड़ा जबरदस्त ऑब्जेक्शन लिया एसजीपीसी ने कि खबरदार आप हमारे उससे मत खिलवाड़ कीजिए, और इसका नाम वीर बाल दिवस कैसे हो सकता है। शहादत दिवस करिए, पता नहीं क्या करिए। शहीद वो होता है ना जो इस्लाम के चक्कर में मरता है, वो शहीद होता है ना। तुम कहां से हो गए शहीद?
तुम तो बलिदानी हुए भाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने या गुरु तेग बहादुर जी ने, जिसने भी कहा होगा, उसने अपने को शहीद तो नहीं कहा होगा, बलिदान की ही बात की गई होगी उस समय तो जी सबसे मेन बात यह है कि ये लोग टूट रहे हैं। अब इसका सिर्फ समाधान एक ही है। कांग्रेस और भाजपा में यही हुआ कि भाजपा सनातन से जोड़ने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस ईसाइयत से, और राहुल गांधी कांग्रेस ईसाइयत को सपोर्ट कर रही है, तो क्या राहुल गांधी की अनुमति के बिना कर रही है? उन्हीं के निर्देश पे तो कर रही है ना। तो जब उसकी खुद की, सर मोदी जी निकले गुजरात मॉडल बना के निकले, आज योगी जी निकल रहे यूपी मॉडल बना के निकल रहे हैं। ये राहुल गांधी कांग्रेस में जब इस सत्ता में था, मेन देश में, तो वो छोड़िए, अभी राज्यों में तो है सत्ता में, कौन सा स्टेट का मॉडल बना रहा है? क्रिश्चियन मिशनरीज का ही तो मॉडल बना रहा है ये तो। और या तो भारत इस्लामिक हो जाए या ईसाई हो जाए, दोनों आपस में बाद में लड़ेंगे, पहले हिंदू खत्म हो। ये क्लियर कट दिख रहा है, भविष्य यही दिख रहा है, इनको यही करना है, इनका यही मॉडल है। ये पंजाब बना देंगे, अच्छे खासे पंजाब की, मतलब ऐसी तैसी कर देंगे, यही इनका मॉडल है। और भारत के लोकतंत्र से समस्या क्या है कि भाई कोई भी गरीब कहीं से वडनगर गुजरात से उठ के चला आ रहा है, कोई उत्तराखंड से किसी गांव देहात से उठ रहा है, वो मुख्यमंत्री बन जा रहा है गोरखपुर जाके, और कोई पुष्कर धामी हो जा रहा है, कोई खट्टर जी हो जा रहे हैं। जनता में से कैसे कोई नेतृत्व निकल सकता है? नेतृत्व निकलता है सिर्फ एक पिन कोड से, 11,001 दिल्ली का, जहां 10 जनपद है, लुटेन से। नेतृत्व तो भारत का वहां से निकलता है ना। लोकतंत्र, एक्चुअली सर लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं, इनको लोकतंत्र से चिढ़ है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र जो पनप रहा है, हिंदुओं के मारे पनप रहा है, और किसी के मारे नहीं पनप रहा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में कहीं कोई लोकतंत्र नहीं है, भारत में हिंदू है इसलिए लोकतंत्र है। और इसी बात से तकलीफ है कि ये हिंदू सभ्यता हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही, हमारे कहने पे काम क्यों नहीं कर रही? पहले तो करती थी, अभी क्या हो गया है इसको, कहां से जाग गई है? क्योंकि उसको एक नेतृत्व मिला है। नेतृत्व किसने दिया है? भाजपा ने दिया, आरएसएस ने दिया। आरएसएस से क्या तकलीफ है सर? आरएसएस वैसे ही फंक्शन करता है जैसे इनका ईसाई तंत्र फंक्शन करता है, या जैसे इनका इस्लामिक तंत्र फंक्शन करता है। उसकी भाव भंगिमा, डिट्टो, वर्किंग सब वैसे ही है जैसे ये लोग फंक्शन करते हैं। आप किसी मौलवी मुल्ला को हटाकर इस्लाम को नहीं हटा सकते, आप किसी आरएसएस के सरसंघचालक को हटा के आरएसएस को नहीं हटा सकते। इन लोग का सोर्स ऑफ इनकम क्या है पता नहीं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है पता नहीं। ये अपने समाज को मजबूत करते हैं, वो अपने समाज को मजबूत करते हैं। तो उनके समाज को से लड़ने के लिए हमारा एक समाज का एक संघ बना हुआ है, यही तकलीफ है। इसीलिए पाकिस्तान वाले भी गाली देते हैं, इसलिए अमेरिका वाले भी गाली देते हैं, इसलिए यूरोप वाले भी गाली देते हैं, इसीलिए कांग्रेस भी गाली देती है आरएसएस को पर्टिकुलरली, क्योंकि वो एक चलायमान हिंदू समाज को थोड़ा सा एक मूर्त रूप देता है, एक संगठन देता है। तो मैटर क्या है कि उसकी आइडियोलॉजी पे उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। राजनेता कभी कभी कर जाता है, कभी नेता कर जाते हैं, कभी कोई पार्टी कर जाती है, पर वो नहीं करता। वही तकलीफ है। वही पंजाब में अगर इनसे कोई लड़ सकता है या केरल में कोई लड़ सकता है, तो कौन लड़ रहा है? आरएसएस ही तो लड़ रही है। अभी तो भाजपा है ही नहीं वहां पे। बंगाल में आगे कुछ कार्यक्रम हो रहे तो आरएसएस ही तो कर रही है। ये समस्या है सर इनकी कि ये इन्हें हिंदू नहीं समझ में आता। एक ऐसा विचार, एक ऐसा जीवन जिसमें सारे विचारों का समावेश हो जाए, सबके अपने भगवान हो, भगवान को लेकर कोई लड़ाई ना हो, सब कोई एक साथ, कोई कुछ भी पूज ले रहा है, अलग अलग दिन अलग अलग त्योहार मना ले रहा है, इनका वाला भी मना ले रहा है, वो इन्हें समझ में नहीं आता। इन्हें नियंत्रण चाहिए, और नियंत्रण के लिए हिंदुओं का साफ हो जाना बहुत आवश्यक है। यही इनकी नीति। और दूसरी बात सर, मान लीजिए इतना बड़ा इनके पास दिमाग नहीं, राहुल गांधी के पास अपना अय्याशी भरा जीवन तो जीना है, तो नेताओं के बच्चे जो हैं, उद्धव ठाकरे की बात कर रहे थे, नेताओं के बच्चों का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता होगा सर? इन लोग के पैसा तो कमाते ही, खर्चा तो बहुत होता है, पूरी लाइफस्टाइल लग्जरी वाली होती है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, यहाँ फोन कर दो पैसा पहुंच जाता है, कहीं फोन कर दो वहां से पैसा पहुंच जाता है। यही इनको सोर्स ऑफ इनकम पता है। वो पैसा आदमी मेहनत से जमीन पर कैसे कमा रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे टैक्स दे रहा है, क्या कर रहा है, उससे इनका कोई मतलब नहीं। दे डोंट नो इट। उस सोर्स ऑफ इनकम को, अच्छा ठीक है भाई, आज भारत में से नहीं मिल रहा है तो चलो बाहर से ले आते हैं। खर्चे इनके करोड़ों रुपए हैं। प्रियंका गांधी आज नई नई उतर रही है, बाप भ्रष्टाचारी, माँ भ्रष्टाचारी, भाई भ्रष्टाचारी, सब भ्रष्टाचारी, पति भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारियों का अन्न खा के उतरी है,
तो कैसे सही रहेगी? बिना भ्रष्टाचार के जिंदा रहेगी? जानती नहीं है? उद्धव ठाकरे नेता नहीं था, नेता का बच्चा था। जितने नेता के बच्चे हैं आप देख लीजिए, जिनको आप लकी कहते हैं, ये सबका लाइफस्टाइल, सबका प्रोसेस वही है। इनको अपना जीवन अभी चैन से जी लेना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए सब कुछ। यही प्रोसेस दिख रहा है सर जी। तो आप म्यूट सर। यहाँ पंजाब में बैठ के पंजाब को दिन प्रतिदिन डेली ईसाइयत के चंगुल में, क्रिश्चियन मिशनरीज के चंगुल में उलझता हुआ, फंसता हुआ और डूबता हुआ देख रहा हूं। कुछ दिन में इलाज होगा सर, इनका भी होगा, कुछ दिन में इनका भी इलाज होगा। अभी ये लोग पहले राजू श्रीवास्तव जी वाले था ना, हाय कर लो पहले तुम लोग, अभी इनका भी इलाज होगा। ये भारत भूमि में अब जो प्रोसेस है समाधान, अब लोग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं समस्याओं की, मैं समाधान की बात करता हूँ। छठे साठम समाचरित, अगर ये अपने आप को फैला रहे हैं तो हम भी अपने आप को फैलाएंगे, हर तरीके से फैलाएंगे। जो इनके प्रोसेसेस हैं वैसे ही काम फैलेगा हिंदुत्व ही, बस यही करना होगा, और कोई तरीका है नहीं जी। संदीप भाई, चर्चा को समाप्त करूंगा, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक। जी सर, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।